अपनी ही घमंड की अंधी दीवार में फंस जाना सिर्फ पतन की तरफ ले जाता है। तुम्हारे इस तरह के बर्ताव की सिर्फ दो वजह हो सकती हैं, या तो तुम बेवकूफ़ी में कुछ नहीं जानती हो या फिर अंदर से इनसिक्योर हो। डायना ने दांत भींच लिए। उसकी पीठ अचानक ठंडे पसीने से भीग गई। फ्रेडी की तीखी नज़र उसकी तरफ मुड़ गई। रिसर्च डिपार्टमेंट के कई लोग भी डायना को देखने लगे। डायना यंग जनरेशन में वाकई आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन बस उतना ही। असल ताकत और टैलेंट की बात आती तो वो लिडिया से भी तुलना के काबिल नहीं थी। अगर सीक्रेट पर्ल न होता तो शॉ फैमिली कभी उस पर दांव नहीं लगाती। जबकि लिडिया सेलिना के पीछे सिर्फ एक बैकड्रॉप बनकर खड़ी थी, डायना फिर भी सेलिना को घमंड से नीचे देख रही थी। ऐसा क्यों? यहाँ तक कि ऊपर बैठे लोग भी सेलिना की काबिलियत पर आसानी से कोई फैसला सुनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। डायना ने सेलिना को ठंडी नज़र से घूरा और तिरछी हंसी के साथ बोली, लेडी सेलिना, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हैं। मुझे आप पसंद नहीं हैं, बस इतनी सी बात है। फ्रेडी ने अपनी नज़र हटा ली। ऑस्वाल्डो के लिए डायना की फीलिंग्स कोई राज नहीं थी, और अब सेलिना रिसर्च डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन के लिए उससे टकरा रही थी। ऐसे में डायना का सेलिना से नफरत करना बिल्कुल नेचुरल था। सेलिना ने डायना की तरफ एक नज़र डाली, फिर हल्के से अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेया तुरंत एक कदम आगे आए और वो कुछ कागज सेलिना को थमा दिए, जिन्हें वो बड़े ध्यान से पकड़े हुए थी। सेलिना ने वो पेपर्स कैजुअली पास खड़े उस मैकेनिक को दे दिए, जो उसके पीछे पीछे ऊपर आया था। ये डिज़ाइंस मैंने अभी कैपिटल यूनिवर्सिटी के कैंपस में बनाए हैं। मुझे लगता है रिसर्च डिपार्टमेंट में मेरी काबिलियत साबित करने के लिए ये काफ़ी हैं। मैकेनिक पहले तो सन्न रह गया। जैसे ही उसने कागज़ों पर नज़र डाली, उसके हाथ कांपने लगे। उसने लगभग झपट्टा मारकर वो पेपर्स थाम लिए। ये तो डायसन स्फीयर का फॉर्मूला है। पास बैठे कई बूढ़े साइंटिस्ट्स ने शोर सुनकर उधर देखा। जैसे ही उनकी नज़र डिज़ाइंस और थियोरेटिकल फॉर्मूलास पर पड़ी, सबके मुंह से एक साथ आवाज़ निकली, डायसन स्फीयर का फॉर्मूला। कोई इसे कैलकुलेट कर पाया। ओल्ड साइंटिस्ट्स का एक ग्रुप उन पेपर्स को बड़ी सावधानी से थामे हुए था। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट छलक रही थी। वो सेलिना के पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर छुपी हैरानी और बेबसी सब कुछ कह रही थी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सेलिना ने हेनरी की आंखों में सीधे देखते हुए गर्व से कहा, रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड सिर्फ मैं हो सकती हूँ। जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट थी, वहाँ वो किसी की सपोर्टिंग रोल निभाने नहीं आई थी। फ्रेडी ने सेलिना को गहराई से देखा। उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी सी डगमगाई। डायना का दिल कस गया। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, सिर्फ एक थियरी फॉर्मूला दिखाकर हमसे भरोसा करने को कह रही हो? सेलिना, हमें कैसे पता कि तुमने ये किसी और से कॉपी नहीं किया? सेलिना ने डायना की तरफ देखा, जैसे उससे बहस करने में उसे कोई दिलचस्पी ही न हो। लेकिन जो बूढ़े साइंटिस्ट्स पेपर्स हाथ में लिए ध्यान से पढ़ रहे थे, वो भड़क उठे। इनफ। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का सबसे चिड़चिड़ा मैथमेटिशियन डायना की तरफ उंगली उठाकर गरज पड़ा, अज्ञान और मूर्ख लड़की, क्या तुम्हें पता भी है डायसन स्फीयर थियरी क्या होती है? ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे इंसान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। अभी तक दुनिया में कोई भी इसे कैलकुलेट नहीं कर सका। प्रोफेसर टर्नर इसे आखिर चुरा ही कहाँ से सकती हैं? रिसर्च डिपार्टमेंट का एक और मैकेनिक भी गुस्से में बोला, चाहे मैकर थियरी हो या आज का डायसन स्फीयर थियरी, ये सब वेपन रिसर्च के एडवांस स्तर की थियरीज हैं। ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि प्रोफेसर टर्नर एक सुपर जीनियस हैं और पूरे रिसर्च डिपार्टमेंट की रिस्पेक्ट की हकदार हैं। अगर प्रोफेसर टर्नर का और अपमान किया गया, तो तुम्हें तुरंत रिसर्च डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा। इन पेपर्स पर कैलकुलेशन अभी भी गीली स्याही से लिखी है, साफ दिख रहा है कि ये अभी अभी लिखे गए हैं। हैंडराइटिंग वही है जो 3 दिन पहले प्रोफेसर टर्नर की थी। ये सीधा सीधा स्लैंडर है। कई बेहद रिस्पेक्टेड ओल्ड साइंटिस्ट्स डायना की नाक के सामने उंगली करके उसे इडियट कहने लगे। डायना का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाकी हाई लेवल मेंबर्स के चेहरे भी बिगड़ चुके थे। उन्हें अंदाज़ा था कि सेलिना एक्सेप्शनल है। फ्रेग्रेंस कंपटीशन हो या क्रीफिया यूनिवर्सिटी की घटनाएं, टर्नर फैमिली की इस बेटी ने हर जगह सबको सबक सिखाया था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि फिजिक्स में उसका स्तर इतना ऊंचा होगा।
भले ही आज वो डायसन स्फीयर थियरी को जबरदस्ती नकार दें, लेकिन 3 दिन पहले की वो लेक्चर उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। जिस इंसान का फिजिक्स नॉलेज पूरे हेज कंट्री से भी आगे हो, उसे न मानना या खुलेआम दबाना, क्या ये बूढ़े साइंटिस्ट सच में उसका सामना कर पाएंगे? ऊपर से कोई भी सेलिना की वो बात नहीं भूला था। टर्नर फैमिली और एंडरसन फैमिली के सपोर्ट के साथ वो 10 साल में एक नया रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा कर सकती थी और इस पूरे इंस्टीट्यूट को बंजर जमीन में बदल सकती थी। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम खामोश हो गया। सेलिना हल्के से मुस्कुराए, सामने बैठे उन हाई लेवल लोगों को देखते हुए जिनके चेहरे अब बदसूरत हो चुके थे। उसी वक्त ऑसवाल्डो की कार एंडरसन फैमिली के गेट पर रुकी। लेडी लॉरेन बाहर आई और अपने बेटे के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। हालांकि ऑसवाल्डो का एक्सप्रेशन अब भी सपाट था, लेकिन एक माँ होने के नाते वो महसूस कर सकती थी उसका मूड अच्छा था। अगर सेलिना अब भी कोमा में होती तो उनके इमोशनली डिटैच्ड बेटे को खुश करने वाली एक ही वजह हो सकती थी, उनके रिश्ते में प्रोग्रेस। लेडी लॉरेन के दिल में खुशी भी थी, हल्की सी उदासी भी। वो मुस्कुराते हुए पास आई और बोली, मेरी डॉटर इन लॉ तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई? ऑसवाल्डो की नज़र अपनी माँ पर गई और उसकी आंखों की सारी नरमी पल भर में छुप गई। क्या ग्रैंडफादर वापस आ गए हैं? उसने शांत स्वर में पूछा। इस वक्त उसे कॉल करने की हिम्मत सिर्फ एंटोनियो ही कर सकता था। लेडी लॉरेन चौंकी। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी याद आ रही हो? यहाँ तक कि लेडी लॉरेन को भी अपनी डॉटर इन लॉ ज़्यादा प्यारी लगती थी, भले ही वो थोड़ी सी ट्रबल मेकर ही क्यों न हो, अपने एक्सप्रेशनलेस बेटे से तो बेहतर ही थी। लेडी लॉरेन मुड़कर अंदर चली गईं। हाँ, इस बार तुम्हारे फादर का तुम्हें बुलाने से कोई लेना देना नहीं है। मजाक से हटकर देखें तो सेलिना कोमा में थी और उसका मामला कैसियस से जुड़ा हो सकता था। एंटोनियो ऑसवाल्डो को प्रवोक करने की हिम्मत नहीं करता, खासकर तब जब अगर ऑसवाल्डो न होता तो कैसियस सालों पहले ही बेंजामिन के हाथों मारा जा चुका होता। सामने वाले ने न तो रिस्ट्रेंट सीखा और न ही सुधरा, बल्कि 20 साल बाद वापस आकर टर्नर फैमिली के लोगों पर हमला करने की हिम्मत कर बैठा। इस बार यहाँ तक कि एंटोनियो भी। एंटोनियो अब उसे बचा नहीं सकता था। ऑसवाल्डो अपनी माँ के पीछे पीछे स्टडी तक गया। लेडी लॉरेन अंदर नहीं गईं। उन्होंने बस 2-4 हिदायतें दी और दरवाज़ा बंद कर दिया, पिता और बेटे को उस निजी जगह में अकेला छोड़ते हुए। खामोश स्टडी में बेंजामिन एक फाइल देख रहे थे। कदमों की आहट सुनकर उन्होंने हल्की सी नज़र उठाए और शांति से बोले, अभी हम उसे छू नहीं सकते। ऑसवाल्डो ने अपनी लंबी पलकों को झुका लिया ताकि अपनी कुछ डरावनी नज़र छुपा सके और हल्की सी हंसी के साथ कहा, क्योंकि चोट मदर को नहीं लगी इसलिए आप इतनी शांति से ये मान कर पा रहे हैं। बेंजामिन को अपने बेटे के इस पलटवार पर जरा भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, अगर तुम उसे मार दोगे तो डिवाइन लव का सुराग हमेशा के लिए खो जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है, टर्नर फैमिली की बेटी को उस ऑर्गेनाइजेशन से एक अजीब सी लगाव है। सेलिना ने अपने स्वभाव के बावजूद एक ही इंसान से बार बार यातनाएं सहन की और फिर भी पलटकर वार नहीं किया। यही बात साबित करने के लिए काफ़ी थी कि इस सब के पीछे बहुत सी उलझी हुई सच्चाइयाँ थीं। ऑसवाल्डो की नज़र पल भर में और गहरी और भी स्याह हो गई। बेंजामिन बाहर निकलते हुए उसके पास से गुजरते समय बस इतना कह गए, पूरी टर्नर फैमिली का बदला तभी लिया जा सकता है जब डिवाइन लव पूरी तरह सामने आए। शायद टर्नर फैमिली के बदले के अलावा भी कुछ और अनजानी वजहें थीं, लेकिन वो चिंता ऑसवाल्डो को करनी थी। बेंजामिन सिर्फ उसे याद दिला रहे थे। ऑसवाल्डो मानेगा या नहीं, ये किसी के हाथ में नहीं था। बेंजामिन के जाते ही स्टडी अजीब सी खामोशी में डूब गई। ऑसवाल्डो की लंबी काया अकेली खड़ी थी, उसकी भयानक आंखें और भी गहरी होती जा रही थीं। ठंडी सुनसान रोशनी उसकी जरूरत से ज्यादा काली बालों और अस्वाभाविक रूप से सफ़ेद त्वचा पर उदासी का रंग चढ़ा रही थी। फार नॉर्थ लैब और अंडरग्राउंड सिटी में नरसंहार कराने वाला नेता रिडल वही था जो डिवाइन लव में मारा गया था। सेलिना ने कहा था कि उसका नाम और सरनेम क्रीफिया की सेलिना से बिल्कुल एक सा है। जब सेलिना क्रीफिया से निकली तो उसे बांध कर रखने वाली चीज सिर्फ टर्नर फैमिली का बदला नहीं थी, बल्कि वही डिवाइन लव भी था जिसने पूरी टर्नर फैमिली को तबाह कर दिया।
ऑस्वाल्डो कभी नहीं भूल सकता जब सेलिना ने कैलम और नवेयर का यूएसबी ड्राइव देखा था, उसकी आंखों में फैली वो बेबसी। उसने खुद देखा था उसके आंसू, उसकी कमजोरी, उसकी तड़प और उसका दर्द। और ये दर्द वही था जो उसने खुद उसे दिया था। उसने बेरहमी से उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी, उसके भागने के सारे रास्ते छीन लिए, उसका विरोध कुचल दिया, उसे मजबूर कर दिया कि वो उसकी तरफ लौट आए, उसकी बगल में रहने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता न बचे। और फिर उसने उसे पूरी तरह अपना बना लिया। ऑस्वाल्डो को जैसे कोई बेहद मीठा सपना याद आ गया हो। उसकी गहरी आंखों में हल्की सी क्रिम्जन चमक उभरी, लेकिन होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। डिवाइन लव, ठीक है, मैं तुम्हारा खेल खेलूंगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेलिना ने साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट की 2 क्रांतिकारी थियरी सामने रख दी और मीटिंग रूम का माहौल 2 हिस्सों में बंट गया। जो लोग सच में रिसर्च के लिए समर्पित थे और जिनका इंस्टीट्यूट से कोई निजी स्वार्थ नहीं था, सब सेलिना के हेड बनने के पक्ष में थे। लेकिन शॉ और पूल फैमिलीज के नेतृत्व वाला गुट पूरी ताकत से डायना का समर्थन कर रहा था। कुछ ही पलों में पूरा मीटिंग रूम शोर से भर गया। हेनरी और फ्रेडी ने एक दूसरे को देखा, जैसे किसी चुपचाप हुए समझौते पर पहुंच गए हों। हेनरी ने हाथ उठाकर बहस को शांत किया और सेलिना की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर न, हम मानते हैं कि आपकी थियोरेटिकल रिसर्च असाधारण है। आप साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट में मैकेनिक के रूप में शामिल हो सकती हैं। लेकिन आप ये नहीं नकार सकती कि डिपार्टमेंट हेड बनने के लिए डायना आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड है। डायना मेरी बराबरी में खड़ी होने लायक भी नहीं है। सेलिना का चेहरा शांत था, आवाज़ हल्की, लेकिन वही ठहराव, वही सादगी, सबसे ज़्यादा तिरस्कार से भरी हुई थी। अगर किसी को शक है तो मुझे ही, अभी, इसे साबित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। डायना की मुस्कान जम गई। उसकी नज़र सेलिना पर टिक गई। उसका बेहतरीन मेकअप भी उसके चेहरे की तीखी नफरत नहीं छुपा पाया। असल में सेलिना, इस जिंदगी में तुम्हें मेरे पैरों के नीचे ही रहना लिखा है, चाहे अतीत हो या भविष्य। शायद उसकी आवाज़ के उस पक्के यकीन की वजह से सेलिना ने पहली बार पूरी तरह उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज़ में बोली, ओह। डायना धीरे धीरे सेलिना के करीब आई। उसकी मुस्कान घमंड और जीत से भरी हुई थी। सेक्रेड पर्ल की मालिक होने के नाते मैं मैकेनिकल फील्ड की क्वीन हूँ। मेरे सामने तुम क्या हो? सेलिना की साफ आंखें पल भर में बर्फ सी ठंडी हो गईं। उसने बहुत धीरे, जानबूझकर पूछा, तुमने कहा तुम्हारे पास क्या है? डायना बिना किसी झिझक के उसकी नज़र से टकराए रही। आवाज़ अब भी आत्मविश्वास से भरी थी। भले ही तुम्हारी थियोरेटिकल नॉलेज बेहतरीन हो, लेकिन मेरे सामने जिसके पास सेक्रेड पर्ल है, तुम बस एक जोकर हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम रिसर्च डिपार्टमेंट हेड बनने के लिए मुझसे लड़ने के काबिल हो? थोड़ा रुककर, जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, डायना मुस्कुराई। ओ, ऑलमोस्ट फॉरगॉट, सेक्रेड पर्ल सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, मैं उसे कंट्रोल भी करती हूँ। मैंने मिस्टर एंडरसन की जान बचाई थी और उस लाइफ सेविंग ग्रेस के बदले उन्होंने रिसर्च डिपार्टमेंट को ज़्यादातर रिसोर्सेज दिए। मेरे कंट्रीब्यूशन के सामने तुम क्या हो जो डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ मुसीबतें लेकर आए हो? सेलिना ने डायना को घूर कर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी काली धुंध उभर आई। सब उसकी बर्फीली एक्सप्रेशन में इतने खो गए कि किसी ने ये नहीं देखा, उसकी पतली उंगलियां कसकर मुट्ठी बन चुकी थी। सेलिना को कोई भी उसकी चीज छुए ये बर्दाश्त नहीं था। और सेक्रेड पर्ल, वो तो उसने खुद बनाई थी। दुनिया में एकमात्र, सबसे बढ़कर वो ऑस्वाल्डो को दिया गया उसका गिफ्ट था। और अब कोई बेशर्म धोखेबाज, जो नाम और दौलत के पीछे भाग रही थी, उसे छू रही थी। सेलिना की आंखें पूरी तरह ठंडी और अंधेरी हो गईं। डायना ने खुद को तैयार कर रखा था, सेलिना गुस्सा करेगी, बहस करेगी, शायद हिस्टेरिकल होकर सच उगल देगी। उसने 100 तरीके सोच रखे थे, खुद को सही साबित करने के, सेलिना को झूठा ठहराने के। लेकिन उसे निराशा मिली। सेलिना ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा। वो बस उसे ऐसे देखती रही, बिल्कुल निसंवेदन, ऊंचाई से, जैसे कोई भगवान किसी दोषी पापी पर फैसला सुना रहा हो। और फिर बेरहमी से बोली, तुम बहुत भयानक मौत मरोगी। डायना का दिल ठंडा पड़ गया। उसने गुस्से में चिल्लाया, सेलिना। रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाकी लोग सेक्रेड पर्ल का नाम सुनते ही सन्न रह गए। सेक्रेड पर्ल मैकेनिकल फील्ड की एक लेजेंड थी।
सलीना कितनी भी शानदार क्यों न हो, सेक्रेड पर्ल की मालिक डायना से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। भले ही सेक्रेड पर्ल डायना ने नहीं बनाई थी, लेकिन किस्मत से उसे मिल गई थी और उसने उसे कंट्रोल करना सीख लिया था। ऐसी किस्मत किसी को भी जलन से भर देने के लिए काफी थी। कह सकते थे सेक्रेड पर्ल का मालिक होना ऐसा हथियार रखने जैसा था जिसके सामने कोई बचाव नहीं। जैसे ही डायना ने सेक्रेड पर्ल की अंदरूनी संरचना समझ ली, उसकी मास प्रोडक्शन चाहे बस उसका एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों न हो, शॉ फैमिली की ताकत और दौलत को कई गुना बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। ये सोचते ही कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद ज्यादातर लोगों की नज़रें डायना पर टिक गईं। उनकी आंखों में जलन, लालच और खुशामद साफ झलक रही थी। इस डर से कि कहीं डायना भविष्य में सेक्रेड पर्ल का इस्तेमाल उनके खिलाफ न कर दे, कई लोग तुरंत सलीना पर हमला करने लगे। सलीना, तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल थियरी डायना की सेक्रेड पर्ल के सामने एक मजाक है। लेडी सलीना, क्या आप ड्रामा बंद कर सकती हैं? डायना के पास सेक्रेड पर्ल है और रिसर्च डिपार्टमेंट हेड की कुर्सी उसी की है। आप उसके साथ कम्पीट करने के लायक नहीं हैं। कॉन्फ्रेंस रूम का न्यूट्रल गुड भी डायना के शब्द सुनते ही पल भर में सलीना के खिलाफ खड़ा हो गया। यहाँ तक कि जो बूढ़े साइंटिस्ट्स पहले सलीना के पक्ष में थे, वो भी इस पल कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि सेक्रेड पर्ल की ताकत को कोई नकार नहीं सकता था। सलीना ने धीरे से मुस्कुराया। उसने डायना को इग्नोर किया और बस फ्रेडी की तरफ एक गहरी, मायनेदार नज़र डाली। मिस्टर शॉ, आप मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बड़े हुए हैं, तो एक छोटी सी याद दिला देती हूँ। फ्रेडी ने हल्की सी आंखें मिचमिचाईं। मिस्टर न, क्या एडवाइस देना चाहेंगी? डायना की सेक्रेड पर्ल शॉ फैमिली के लिए रिसर्च डिपार्टमेंट हेड की लड़ाई में सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड थी। उसके सामने सलीना का जीतना लगभग नामुमकिन था। सलीना की मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। एडवाइस नहीं है, बस इतना कहना चाहती हूँ कि गलत चीज पर दांव लगाने का नतीजा कंप्लीट लॉस होता है। शॉ फैमिली के मामलों में मिस टर्नर को दखल देने की जरूरत नहीं, फ्रेडी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी नज़र में सलीना की बातें हारने के बाद की बेबुनियाद चालें थीं, कमजोर की आखिरी कोशिश। सलीना मुस्कुराए, लेकिन कुछ और नहीं बोली, क्योंकि उसी पल उसने मन बदल लिया था। अब उसे रिसर्च डिपार्टमेंट हेड की कुर्सी नहीं चाहिए थी। वो चाहती थी पूरी शॉ फैमिली को कंप्लीट लॉस में डुबो देना और टर्नर फैमिली के लिए एक बिल्कुल नया रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा करना। जहां तक डायना की बात थी, सलीना की बातें सुनकर वो बस हंसी। उसे पूरा भरोसा था कि अगर सलीना कुछ कर सकती है, तो वो भी कर सकती है। बस मार्च तक इंतजार करना था, फिर सेक्रेड पर्ल एक्टिवेट होगी और सलीना की मौत तय। सलीना ने कोई सफाई नहीं दी, बस मुस्कुराई। उसके चेहरे पर हारने वाले की न निराशा थी, न फ्रस्ट्रेशन। वो मुड़ी और बाहर जाने लगी। ये देखते ही इंस्टीट्यूट के अंदर हलचल मच गई। लोग घबरा गए, उन्हें डर था कि कहीं सलीना सच में चली न जाए। उन्होंने तुरंत टर्नर फैमिली और एंडरसन फैमिली से कहा कि सलीना के लिए नया रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया जाएगा। आखिर सेक्रेड पर्ल सिर्फ रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए काम की थी, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं। लेकिन सलीना का दिमाग, उसका ज्ञान वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। बूढ़े साइंटिस्ट्स तुरंत खड़े हो गए। मिस्टर न, प्लीज रुक जाए। मिस्टर मैथ्यूज, सलीना, आपने खुद कहा था कि डायना आपसे बेहतर है और आपने हेड की पोजीशन छोड़ दी। अब पलट कर जा रही हैं, इसका क्या मतलब है? क्या आप अपनी बात से मुकरना चाहती हैं? हेनरी की आंखें भी गहरी हो गईं। मिस्टर न, फैक्ट यही है कि सेक्रेड पर्ल के साथ मिस डायना आपसे बेहतर साबित होती है। आपको अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। सलीना रुक गई। उसने ठंडी हंसी हंसी। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे इंसान की मदद करूं जो किसी और की चीज से नाटक कर रहा है? जो लोग अभी तक चिल्ला रहे थे कि सलीना हार चुकी है, अचानक चुप हो गए। सच तो यही था, सेक्रेड पर्ल भले ही ताकतवर हो, लेकिन डायना उसकी असली मालिक नहीं थी। वो बस किस्मत से उसे मिली थी। सलीना से जीतने वाला असली मालिक होता, डायना नहीं। ऐसे में सलीना का असंतुष्ट होना बिल्कुल स्वाभाविक था। हमने इस नज़र से नहीं सोचा, हेनरी ने शांत स्वर में कहा। इंस्टीट्यूशन मिस टर्नर की काबिलियत को मानता है। आप रिसर्च डिपार्टमेंट में शामिल हो सकती हैं और मिस डायना के अधीन भी नहीं रहेंगी। यही सबसे बड़ी कंसेशन है जो इंस्टीट्यूट आपको दे सकता है। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर मैथ्यूज,
क्या मैं आपको इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं इतने छोटे एहसान के बदले खुद को इस इंस्टीट्यूट को बेच दूंगी? आपका प्लान सच में बहुत स्मार्ट और बहुत चालाक है। हेनरी का चेहरा गुस्से से भर गया। मिस टर्नर, फिर आप चाहती क्या हैं? सलीना उसके लिए अब तक की सबसे ट्रबलसम इंसान थी। ना तो उसे निकाला जा सकता था, ना रोका, और अगर रोका तो वो भी आफ थी। लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे झेलना ही पड़ता। सलीना कुछ पल सोचती रही, फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, उसने हेनरी की तरफ देखा और बोली, सुना है रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनियन यूनिवर्सिटी एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के लिए कोलैबोरेट करने वाले हैं, खासतौर पर डायना और रिसर्च डिपार्टमेंट की यंग जनरेशन को प्रमोट करने के लिए। हेनरी की आंखें चमकीं। थोड़ी सोच के बाद उसने सिर हिलाया। हाँ, ये सच है। गुड। सलीना होठों पर हल्की सी दिलचस्प मुस्कान लिए वापस उसकी तरफ आई। अगर आप मेरी एक रिक्वेस्ट मान लें तो मैं रिसर्च डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन खुद छोड़ दूंगी। हेनरी का दिल जोर से धड़कने लगा। फ्रेडी भी सीधा होकर बैठ गया। सलीना को जितना देखा था उतना ही वो सबको डेंजरस लगने लगी थी। मेरी रिक्वेस्ट बहुत सिंपल है, सलीना ने कहा। मैं भी इस ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। एक पल में पूरे कमरे का माहौल अजीब हो गया। सब सलीना को ऐसे घूरने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या ये बिगड़ी हुई अमीर लड़की पागल हो गई है? फ्रेडी को पहले भी सलीना धोखा दे चुकी थी। वो उसे थोड़ा समझता था। सलीना की रिक्वेस्ट जितनी सिंपल होती थी, उसके पीछे उतना ही बड़ा खेल छुपा होता था। सबकी नज़रें सतर्क हो गईं। हेनरी ने भौहें चढ़ाईं। उसके हिसाब से ये रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन यही बात इसका ज्यादा सिंपल होना उसे अनईजी कर रही थी। डायना ने ठंडी हंसी हंसी और फ्रेडी की तरफ मुड़ी। मिस्टर शॉ, लेडी सलीना शायद सच में पागल हो गई हैं। खुद को एलिवेट करना चाहती हैं। आखिर छोटे शहर से आई लड़की का एलीट्स को करीब से देखना नॉर्मल ही तो है। फ्रेडी काफी देर तक सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सलीना को इससे फायदा क्या होगा। एक सीट के बदले वो हेड की पोजीशन छोड़ दे, ये डील तो फायदेमंद लग रही थी। फ्रेडी के हिचकिचाने पर डायना की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। वो उसके करीब झुकी और कान में फुसफुसाए, मिस्टर शॉ, बैटलफील्ड बहुत क्रूल होता है। भले ही ये सिर्फ ट्रेनिंग सेशन हो, इंजरीज आम बात हैं, और एक्सीडेंट्स इम्पॉसिबल नहीं होते। अगर इस ट्रेनिंग में सलीना मर गई तो उसकी सारी चिंताएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा वे खुलकर सारा दोष यूनियन यूनिवर्सिटी पर भी डाल सकते थे। फ्रेडी की आंखों में एक पल के लिए अंधेरा चमक उठा। हेनरी ने काफी देर तक सोचा, लेकिन कोई लूपहोल नहीं मिला। उसने भारी आवाज में कहा, मैं वादा करता बाकी किसी को एक नज़र तक नहीं दी। कैपिटल यूनिवर्सिटी जाते वक्त लेयर अब और खुद को रोक नहीं पाए। मैडम, आपने ऐसा क्यों? आखिरी शर्त तो सामने वाले के लिए कुछ ज्यादा ही फायदेमंद लग रही थी। सलीना पीछे की सीट पर टिककर लेटी थी, सांसों में ठंडक थी। ये सुनकर उसने आंखें खोली और मुस्कुराई। अक्सर जो रिक्वेस्ट जितनी सिंपल लगती है, उससे उतना ही ज्यादा हासिल किया जा सकता है, और जिन्हें लगता है कि उनके हाथ में पूरा कंट्रोल है, वो आखिर में अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। फ्रेडी और हेनरी ये बात समझते थे, लेकिन फायदे के लालच को रोक नहीं पाए, या शायद उन्होंने उसे कम आंक लिया। अगर यही रिक्वेस्ट ऑस्वाल्डो ने रखी होती तो सबसे बेवकूफ़ इंसान भी हाँ कहने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार उन्होंने उसे अंडरएस्टिमेट किया। सलीना ने अपनी पतली उंगलियों को देखा और डायना द्वारा छीनी गई सेक्रेड पर्ल को याद किया। उसकी एक्सप्रेशन बर्फ सी ठंडी हो गई। तुमने पिछली बार कहा था कि डायना पर यंग मास्टर की लाइफ सेविंग डेथ है, वो सेक्रेड पर्ल वाली घटना की वजह से। लेया को वो सीन याद आ गया जब डायना ने उसी इंसिडेंट को ढाल बनाकर सलीना के सामने पावर दिखाया था। गुस्से से उसके दांत भींच गए। हाँ, अगर उसने यंग मास्टर की जान न बचाई होती तो मैं उस बेशर्म औरत को कब का मार चुकी होती। डायना इसी लाइफ सेविंग बेनिफैक्टर की पहचान का सहारा लेकर कैपिटल में मनमानी कर रही थी। ना सिर्फ वो रिसोर्सेज हड़प रही थी जो उसकी नहीं थी, बल्कि रास्ते में खड़े कई मैकेनिक्स को भी बर्बाद कर चुकी थी। सिर्फ कुछ महीनों में कैपिटल के मैकेनिकल फील्ड में शिकायतें और रिजेंटमेंट भर गया था।
कई लोग डायना से दिल से नफरत करते थे, लेकिन उसकी स्टेटस की वजह से सबको गुस्सा निगलना पड़ता था। इसी कारण ऑस्वाल्डो ने कुछ ब्लैक हैंड्स तक रिक्रूट कर लिए थे। लेया गुस्से में थी। बात करते करते उसने डायना की हर हरकत एक एक करके सेलिना को सुना दी। सब सुनने के बाद सेलिना की पहले से ठंडी आंखें और भी ठंडी हो गईं। उसने हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वेरी गुड। सेलिना के लहजे से लेया कांप गई। यहाँ तक कि जब लिया ने हार्टफेल्ट छीन लिया था, तब भी सेलिना की आवाज़ इतनी ठंडी नहीं थी। लेया का दिल घबरा गया। वो सावधानी से सेलिना को देखने लगी। मिस, प्लीज गुस्सा मत होइए। मैं यंग मास्टर को सब बता दूंगी। वो उस बेशर्म औरत को सबक सिखा देंगे। सेलिना ने फिर से आंखें बंद कर लीं। लैबोरेटरी चलो। लेया ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वो घबराई हुई सेलिना के साथ कैपिटल यूनिवर्सिटी पहुंची। शायद डायना ने सच में सेलिना को बहुत ज्यादा प्रोवोक कर दिया था। पूरा दोपहर सेलिना उदास रही। एक्सपेरिमेंट्स में भी उसका मन नहीं लगा। शाम ढलते ढलते हल्की बारिश फिर शुरू हो गई। लेया ने सेलिना के सिर पर तौलिया रखा और उसके पीछे पीछे स्कूल गेट की तरफ बढ़ी। साल का अंत करीब था। ज्यादातर स्टूडेंट्स छुट्टियों में थे। ऊपर से देर हो चुकी थी। पूरा खूबसूरत गार्डन वीरान सा लग रहा था। उसी वक्त एक छाता लिए कोई उनकी तरफ आता दिखा। वो लंबा पतला था, जैसे किसी पेंटिंग से निकल कर आया हो। उसने काले रंग का रोब पहन रखा था, जिस पर सुनहरे फूल खिले थे। हवा में उसके कपड़ों के किनारे लहरा रहे थे। दूरी की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी ग्रेसफुल और मोहक चाल साफ महसूस हो रही थी। लेया उसे देखकर चौंक गई, लेकिन तुरंत अपनी रिएक्शन समझ आई। सेलिना का ध्यान न जाए, इस डर से उसने जल्दी से मुंह ढक लिया। वो आदमी धीरे धीरे पास आ रहा था। लेया ने पहले उसे देखा, फिर सावधानी से सेलिना की तरफ नजर डाली। सेलिना ने ध्यान नहीं दिया। ये देखकर लेया ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें सख्त हो गईं। सेलिना आज पहले से ही परेशान थी, सिर झुकाए सोच में डूबी हुई। उसे किसी और की तरफ देखने में दिलचस्पी नहीं थी। लेया ने देखा, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पहुंच गए। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था, जैसे बाहर ही कूद जाएगा। सेलिना लगातार नीचे देखे चल रही थी, और वो आदमी भी उसे बुलाने का इरादा नहीं रखता था। लेया ने सोचा, शायद ये दोनों अजनबियों की तरह यूं ही गुजर जाएंगे। लेकिन अगले ही पल सेलिना का पैर फिसला, जूते की एड़ी खाली जगह पर पड़ी और उसका पतला शरीर एक तरफ झुक गया। लेया चीख पड़ी और आगे बढ़ने ही वाली थी कि उससे पहले ही एक खूबसूरती से तराशी हुई हथेली ने सेलिना के कंधे को थाम लिया और उसे संभाल लिया। सेलिना पहले ही बैड मूड में थी, ऊपर से ये लड़खड़ाना, उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई। तभी उसके कानों में एक नर्म सी आवाज पड़ी, बारिश में रास्ता फिसलन भरा होता है, संभल कर। सेलिना ने सिर उठाया और ठिठक गई। बारिश की धुंध के पार एक बेहद खूबसूरत चेहरा उसके सामने था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, आंखें ऊपर की ओर उठी हुई और भौहों के बीच हल्की सी लालिमा, जो एक अजीब सी कोमलता और आकर्षण बिखेर रही थी। ऐसे पुराने धुंधले गार्डन में इस आदमी से मिलना सेलिना को एक पल के लिए लगा जैसे वो किसी और वक्त, किसी और दुनिया में आ गई हो। लेकिन ये ठहराव बस एक सेकंड का था। अगले ही पल उसने उसका हाथ हटाया और शालीनता से कहा, थैंक यू। सेलिना की आवाज़ सुनते ही उस आदमी की आंखों में नरमी आ गई। मम। सेलिना ने घबराई हुई लेया की तरफ देखा। चलो। वो आगे बढ़ गई। लेया सेलिना की रक्षा करते हुए पीछे पीछे चली और उस आदमी को सतर्क नजरों से देखती रही। वो आदमी वहीं खड़ा रहा काफी देर तक, उस दिशा को देखता रहा जिधर सेलिना चली गई थी, जब तक उसका साया पूरी तरह गायब नहीं हो गया। तभी उसने पलकें झुकाईं, अब भी कुछ खोया हुआ सा। पीछे से कैमरन आ चुका था। उसने धीमे से कहा, अगर आपको लगता है ये बहुत मुश्किल है, तो आपको अग्री करने की जरूरत नहीं है। एल्फी ने आखिरकार नजरें हटाईं और कैंपस की तरफ लौटते हुए कहा, चलो। कैमरन ने उसके पीछे देखते हुए होंठ भींचे। लेडी सेलिना बुराई के खिलाफ बहुत वेंजफुल होती हैं। अगर आपने उन्हें नाराज किया, तो शायद वो कभी माफ न करें। एल्फी की आंखें हल्की सी गहरी हो गईं। उसने नजरें झुका ली, निराशा की एक परछाई के साथ। फियोंसी, ये शब्द खुद में ही कितना अजीब और ड्रीमी था, खासतौर पर तब जब उसे बचपन से यही बताया गया था कि उसकी जिंदगी पहले से तय है।
कि वो एक स्वीट लेकिन कर्स्ड ड्रीम के साथ पैदा हुआ है। अगर टर्नर फैमिली में बेटी होती तो बड़े होकर उसे उसी से शादी करनी होती, और अगर टर्नर फैमिली में बेटी नहीं होती तो उसकी किस्मत में ताउम्र अकेलापन लिखा था। अपने बचपन में कैमरन ने अनगिनत बार उस लड़की की कल्पना की थी, एक प्यारी सी नन्ही बच्ची से लेकर एक सलीकेदार ग्रेसफुल युवती तक। और जब सलीना सामने आई तो वो सपना, जिसे उसने न जाने कितनी बार देखा था, आखिर हकीकत बन गया। वो दयालु थी, खूबसूरत थी, समझदार थी, मजबूत थी, इतनी चमकदार कि लोगों का दिल कांप जाए। एल्फी हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। कैमरन काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। पेनेलोपी अब और इंतजार नहीं कर पाए और उसे ढूंढने बाहर आ गई। बारिश में कैमरन को अकेला खड़ा देखकर वो घबराकर उसके पास दौड़ी। कैमरन, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? सब लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं। कैमरन ने सिर घुमाया और उसे देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नाराजगी थी। तुम्हें मेरे भाई के पास नहीं जाना चाहिए था। पेनेलोपी का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो जल्दी से सफाई देने लगी। कैमरन, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। तुम जानते हो तुम्हारा भाई कितना केपेबल है। उसके रहते हम सलीना से हार नहीं सकते। कैमरन ने उसे गहरी नज़र से देखा। हाँ, उसके साथ हम शायद वो सब वापस ले सके जो सलीना के पिता से छीना गया था, लेकिन बदले में वो सू फैमिली से और ज्यादा नफरत करेगी, और मेरे भाई से भी। पेनेलोपी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन उसने जिद के साथ कहा, लेकिन अगर तुम्हारे भाई को मंजूर नहीं होता तो वो मुझे मना कर सकता था। उसने मना तो नहीं किया, है ना? कैमरन ने उससे नज़रें हटा ली और बगल में गिरती गहरी बारिश को देखने लगा। पेनेलोपी, तुमने उसे मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार तुमने मुझे सच में निराश किया है। पेनेलोपी अचानक उदास हो गई। उसकी आंखों में नाराजगी की झलक थी। कैमरन, इसका क्या मतलब है? जो कुछ भी मैंने किया सब तुम्हारे लिए ही तो था। कैमरन ने उसकी तरफ देखे बिना ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे जज्बात पर भरोसा है, लेकिन तुमने ये सब मेरे लिए नहीं किया। तुमने ये सिर्फ सलीना को हराने के लिए किया। उसे हराने के चक्कर में तुमने मेरी इच्छा नज़रअंदाज कर दी, और यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी इसमें घसीट लिया। पेनेलोपी के होंठ कांपने लगे। उसने कैमरन का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, नहीं, मैंने ये सब तुम्हारे साथ रहने के लिए किया। कैमरन, तुम मुझे दोष क्यों दे रही हो? मुझे सलीना से नफरत है। उसके आने के बाद न सिर्फ रिडल फैमिली बदल गई, तुम भी बदल गए हो। पहले मैं जो भी करती थी तुम हमेशा मुझे समझाते थे, मुझ पर तरस खाते थे। तुमने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। क्या सलीना ने फिर से तुम्हें कुछ कहा है? कैमरन, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। वो औरत बहुत चालाक है। वो मुझसे बदला लेना चाहती है, उसके इरादे साफ नहीं हैं। पेनेलोपी की हिस्टेरिकल आवाज़ सुनते सुनते कैमरन थक चुका था। उसने गहरी सांस ली। बस करो पेनेलोपी, समस्या सलीना नहीं है, समस्या तुम हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता तुम हाल में क्या क्या कर रही हो? पेनेलोपी की चीख अचानक रुक गई। वो कैमरन की आंखों से नजर नहीं मिला पाई। मैं तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त कर सकता था, कैमरन ने कहा, लेकिन तुम्हें मेरे भाई को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। तुम जानती हो उसकी सगाई सलीना से तय है। वो सिर्फ टर्नर फैमिली की बेटी से ही शादी कर सकता है। भले ही तुमने ये सब सच में मेरे लिए किया हो पेनेलोपी। उसने धीरे से उसका पीला सा गाल छुआ। तुम्हारा ये व्यवहार स्वार्थी था और इसने मुझे डरा दिया। इतना कहकर उसने बेरुखी से उसका हाथ हटाया और चला गया, बारिश में पेनेलोपी को अकेला छोड़कर। कुछ पल बाद पेनेलोपी फूट फूट कर रोने लगी। अगर कैसियस भूत की तरह उसके पीछे न पड़ा होता, अगर उसने कैलम की छोड़ी हुई जानकारी के लिए उसे मजबूर न किया होता, तो वो ये सब कभी नहीं करती। सब कुछ सलीना की वजह से हुआ था। अगर सलीना मर जाती तो पेनेलोपी आज भी अपनी ऊंची हैसियत बनाए रखती, और उसके पास एक ऐसा बॉयफ्रेंड होता जो उसे पसंद करता। आंसू पोंछकर, अपना गुस्सा और बेबसी निगलकर, पेनेलोपी कैमरन के पीछे दौड़ पड़ी। उसी वक्त सलीना और लेया स्कूल गेट से बाहर निकली और देखा ऑसवाल्डो अपनी कार से टेक लगाए खड़ा था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। सलीना को अचानक लेया की वो बात याद आ गई कि आज कोई उसे लेने आएगा, भले ही वो जानती थी कि शायद वो अनरीजनेबल हो रही है।
लेकिन ऑस्वाल्डो का वो बेइंतहा खूबसूरत चेहरा देखते ही उसके दिल में एक लहर सी नाराजगी और गुस्से की उठी। उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन सारा क्रेडिट उस बेशर्म डायना ने ले लिया। सीक्रेट पर्ल जो सिर्फ उसी ने उसे दिया था, वो उसने यूं ही किसी और को सौंप दिया। शायद उसकी नाराजगी बहुत साफ झलक रही थी, क्योंकि ऑस्वाल्डो ने अचानक सिर उठाया और सेलिना को देखा, जो ऐसा लग रही थी मानो किसी भी पल उस पर टूट पड़ेगी। वो हंस पड़ा और उसकी तरफ बढ़ा। तेज नजर वाली लेया चुपचाप वहां से खिसक गई। ऑस्वाल्डो ने अपनी सल्की सी गर्लफ्रेंड को बाहों में खींच लिया और उसके गुलाबी होठों पर किस कर दिया। किसने मेरी सेलिना को नाराज कर दिया? सेलिना ने धीमे से कहा। तुमने। डायना चाहे कितनी भी बेशर्म हो, वो सेलिना की भावनाओं को सच में हिला देने के काबिल नहीं थी। सेलिना बेहद वेंजफुल थी। जो भी उसे नाराज करता, वो उसे कई गुना लौटाती। लेकिन ऑस्वाल्डो अलग था। दिमाग से वो जानती थी, वो ऑस्वाल्डो को दोष नहीं दे सकती। गलती उसकी अपनी थी। उसने उसे कभी कुछ बताया ही नहीं। ज्यादा जिम्मेदारी उसी की थी। लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि जो गिफ्ट उसने दिया, वो किसी और के हाथ में पहुंच गया। ऑस्वाल्डो ने सच में हैरान होकर पूछा, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि सेलिना नाराज हो गई? उसका मासूम सा चेहरा देखकर सेलिना का दिल और भारी हो गया। काफी सोचने के बाद उसने तय किया कि ये गुस्सा वो अकेले ही निगल लेगी। वो ऑस्वाल्डो को ये नहीं बता सकती थी कि सीक्रेट पर्ल की असली ओनर वही थी, क्योंकि वो ओनर मर चुकी थी। कौन सा नॉर्मल इंसान ये स्वीकार कर पाएगा कि उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी है? गुस्सा दबाने का फैसला करने के बाद भी सेलिना का मन बेचैन था। उसने झुककर ऑस्वाल्डो की गर्दन पर हल्का सा काट लिया और बुदबुदाए, इतने अच्छे दिखते हो, फिर भी स्कमबैग कैसे हो सकते हो? ऑस्वाल्डो ने उसकी ये हरकत देखी। उसकी आंखें चमक उठी, होंठ मुड़ गए। स्कमबैग न बनने के लिए मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट की इन्वेस्टमेंट वापस खिंचवा ली है। सेलिना उसकी गर्दन पर पड़े दांतों के निशान देख ही रही थी कि उसकी बात सुनकर ठिठक गई। क्या? ऑस्वाल्डो मुस्कुराया, चमकदार, रहस्यमय। उसकी आवाज बेहद नर्म थी। जिसने सेलिना को अपसेट किया, मैं उसे खुश कैसे रहने देता? सेलिना ने सिर उठाकर ऑस्वाल्डो को घूरा, जैसे उसकी आंखों में कोई जवाब ढूंढ रही हो। लेकिन उसका चेहरा, उसका लहजा, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन सेलिना ने पलकें झपकाईं। वो तो तुम्हारी लाइफ सेवर है ना? ऑस्वाल्डो की आंखें गहरी और स्याह थीं, होठों के कोने पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान, जिसमें संतुष्टि भी थी, खुशी भी, और एक खतरनाक सी ठंडक भी। ये, उसने हल्की सी हंसी छोड़ी, जैसे इस बात का जिक्र करना भी उसके लिए जरूरी न हो। सेलिना ने तुरंत उसके लहजे में छुपा हुआ मतलब पकड़ लिया। उसकी आंखें थोड़ी फैल गईं। तुम? ऑस्वाल्डो ने उसे बेचैन लेकिन उम्मीद से भरी नजरों से देखा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, आवाज बेहद नर्म और प्यार से भरी। सीक्रेट पर्ल आज के मैकेनिकल फील्ड का सबसे एडवांस वेपन है, और उसका ओनर हमेशा वही होता है जो सबसे ऊपर खड़ा होता है। सेलिना का दिल जोर से धड़क उठा। तो फिर डायना को सीक्रेट पर्ल क्यों दे दिया? उसे लाइफ सेविंग बेनिफैक्टर की तरह क्यों माना? ऑस्वाल्डो ने उसे देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट थी, आवाज में अंधेरा घुला हुआ। क्योंकि मेरा असली लाइफ सेवर सामने आना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं क्रेडिट ले लूं, लेकिन ये बताने नहीं आती कि उसी ने मेरी जान बचाई थी। सेलिना की उंगलियां कांप उठीं। दिल में एक अजीब सी सुन्नता फैल गई। ऑस्वाल्डो ने अचानक उसका ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाई और सीधा उसकी आंखों में झांका। उसकी आवाज में गर्माहट और हौसला था। सेलिना, क्या तुम मुझसे किसी बात पर नाराज हो? सेलिना का पूरा शरीर कांप गया, जैसे नसों तक झटका लग गया हो। एक पल के लिए उसे महसूस हुआ जैसे उसके सामने खड़ा ये आदमी सब कुछ समझ चुका हो। इस एहसास ने उसे घबरा दिया। वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। ऑस्वाल्डो की नज़र उससे नहीं हटी। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी पीठ के सहारे उसे अपनी बाहों में खींच लिया और झुककर उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ भारी थी, दिल तोड़ देने वाली। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मैं इंतज़ार करूँगा जब तक सेलिना खुद मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना न चाहे। सेलिना की पलकें कांप उठीं। उसकी आंखों में उलझन और डर साफ झलक रहा था। मैं? ऑस्वाल्डो ने उसे अपने दिल के करीब रखते हुए
नरमी से समझाया, सलीना डरो मत, भविष्य में चाहे जो भी हो, वो अपनी हर चीज से उसकी हिफाजत करेगा, उसे संजोकर रखेगा। सलीना उसके कंधे से टिककर खड़ी रही, बारिश की धुंध में लिपटी राजधानी को देखती हुई। उसकी आंखों में भी धुंध भर आई। होंठ काटते हुए उसने धीमे से पूछा, तुम सच में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? उसकी दूर की यादों में कई आवाजें गूंजने लगीं। कई लोगों ने उससे कभी यही कहा था, लेकिन आखिर में सब चले गए। स्टैनली ने कहा था कि वो उसकी तलवार है, उसकी ढाल है, लेकिन मरते वक्त तक उसने उसे नहीं देखा। शायद किसी और ने भी उससे यही कहा था। कौन था वो? सलीना की आंखों में उलझन भर गई। उसकी नज़र अनजाने में इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। ऑस्वाल्डो ने उसकी खोई हुई हालत देखी। उसकी आंखों में हल्की सी ठंडक चमकी। उसने अपनी पकड़ कस दी। सलीना को हल्का सा दर्द हुआ। वो होश में आए और ऊपर देखकर उसकी गहरी आंखों से मिली। ऑस्वाल्डो मुस्कुराया, आवाज नर्म लेकिन सिहरन पैदा करने वाली। हाँ, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सलीना उसे कुछ पल तक देखती रही, फिर अचानक मीठी सी मुस्कान आई और पहली बार उसने खुद आगे बढ़कर उसके होंठों को किस किया। ठंडी हवा चली और सलीना को जोर की छींक आ गई। ऑस्वाल्डो की लंबी पलकों में हल्का सा कंपन आया। उसने कार का दरवाजा खोला, सलीना को गोद में उठाया और गर्म पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। फिर वो उसे विला ले गया। सलीना को सोफे पर बिठाने के बाद ऑस्वाल्डो जाने ही वाला था कि सलीना ने अचानक उसका स्लीव पकड़ लिया। असल में तुम्हें इंस्टीट्यूट की इन्वेस्टमेंट वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। सलीना भले ही डायना की बेशर्मी पर उसे जान से मार देना चाहती हो, लेकिन दूसरों की नज़र में डायना की लाइफ सेविंग ग्रेस असली थी। जब तक सलीना सच सामने नहीं लाती, डायना ही ऑस्वाल्डो की बेनिफैक्टर थी। अगर इस वक्त ऑस्वाल्डो इन्वेस्टमेंट वापस ले लेता तो वो एहसान फरामोश लगता। और एंडरसन फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर अगर सबके सामने अपना फैसला बदलता तो उसकी इज्जत पर सवाल उठता। ऑस्वाल्डो ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छुआ और पास खड़ी मेड को आदेश दिया कि वॉर्मिंग टॉनिक तैयार करे। फिर धीमी आवाज में बोला, उसने तुम्हें अपसेट किया। टॉनिक का नाम सुनते ही सलीना ने इंस्टिंक्टिवली गर्दन सिकोड़ ली। मैं बीमार नहीं हूँ। ऑस्वाल्डो उसके सामने स्क्वाट होकर बैठ गया, होठों पर हल्की मुस्कान। अगर टॉनिक नहीं पियोगी तो दवा लेनी पड़ेगी। सलीना ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और पीछे हट गई। मुझे बस छींक आई थी, मैं सिक नहीं हूँ, मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। बचपन से ही दवा उसके लिए नाइटमेयर रही थी, सिर्फ सोचकर ही उसे सिहरन हो जाती थी। ऑस्वाल्डो मुस्कुराया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कड़वी नहीं होगी। सलीना ने मुंह बना लिया और फिर सिर हिला दिया। मैं हॉट बाथ ले लूंगी, जल्दी सो जाऊंगी या फिर ब्लैक एंड व्हाइट मैगपाइज ढूंढ लूंगी। इस अचानक हुई बहस की वजह से सलीना पूरी तरह भूल गई कि वो ऑस्वाल्डो को इन्वेस्टमेंट वापस लेने से रोकना चाहती थी। उसी समय रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च डिपार्टमेंट में डायना ने दरवाजे के बाहर खड़े इंसान को देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मिस्टर पियर्स, इसका क्या मतलब है? जेम्स का चेहरा ठंडा और बेरुखा था। उसने समझाने की जहमत भी नहीं उठाई। काम शुरू करो। उसके साथ आए लोग वे हाउस की तरफ बढ़ गए। अचानक रिसर्च डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया। डायना के पीछे खड़े उसे सिर आंखों पर बैठाने वाले लोग चिल्लाने लगे, एंडरसन फैमिली ने सपोर्ट देने का वादा किया था, अब पीछे कैसे हट सकते हैं? डायना तो मिस्टर एंडरसन की लाइफ सेवर है। ये रिसोर्सेस हमें प्रॉमिस की गई थी, अचानक वापस कैसे ले सकते हो? डायना ने ये सब देखा। उसकी कनपटियां दर्द से धड़कने लगी, चेहरे पर बेकाबू गुस्सा फैल गया। एंडरसन फैमिली ने ये रिसोर्सेस उसकी लाइफ सेविंग ग्रेस की वजह से दिए थे। उन्हीं रिसोर्सेस, एंडरसन फैमिली की मेहरबानी और सीक्रेट पर्ल की बदौलत वो आज इस ऊंचे मुकाम पर पहुंची थी। वो रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड बनने ही वाली थी और तभी एंडरसन फैमिली सब कुछ वापस लेने आ गई। ये सीधी बेइज्जती नहीं तो और क्या था? ये सबको दिखाने जैसा था कि डायना की तथाकथित लाइफ सेविंग ग्रेस एंडरसन फैमिली के लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग पहले उससे डरते थे अब डरेंगे नहीं, और जिन मैकेनिक्स को उसने दबा रखा था वो जरूर पलटकर हमला करेंगे। ये सोचते ही डायना का गुस्सा भड़क उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं।
वो चिल्लाए, सब रुक जाओ, ये रिसोर्सेज मिस्टर एंडरसन ने खुद मुझसे प्रॉमिस की थी। तुम लोग इन्हें वापस क्यों ले रहे हो? मैं उसकी लाइफ सेविंग ग्रेस हूँ। ये सब मेरा हक है। लेकिन वो चाहे जितना चिल्लाए, वहाँ किसी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। जेम्स एक तरफ ठंडेपन से खड़ा रहा। उसके चारों तरफ सिहरन भरी ऑरा थी, जैसे साफ कह रहा हो कि वो कोई सफाई देने वाला नहीं है। फोन कॉल मिलते ही शॉ सिबलिंग्स दौड़ते हुए वहां पहुंचे और सामने का नजारा देखकर ठिठक गए। एक आदमी जमीन पर लोटपोट हो रहा था। तीनों के चेहरे एक साथ स्याह पड़ गए। फ्रेडी ने मुंह में सिगरेट दबाए हुए जेम्स के पास जाकर ठंडी आवाज में पूछा, क्या उसी ने तुम्हें ये सब करने को कहा था? जेम्स ने उसे ठंडेपन से देखा। अगर कहा हो तो। फ्रेडी ने गहरी सांस ली और झुंझलाकर हंस पड़ा। सिर्फ उस औरत के लिए, उसे अब अपनी रेप्यूटेशन की भी परवाह नहीं रही। जेम्स का चेहरा बिल्कुल भावहीन रहा। तुमने कब उसे रेप्यूटेशन की परवाह करते देखा है? फ्रेडी चुप हो गया। उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। जेम्स ने डायना को ठंडी नजर से देखा। तुम जानती हो वो कैसा इंसान है, फिर भी तुमने उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसकी औरत को सबके सामने बेइज्जत करने दिया। तुम इतनी बेवकूफ कब से हो गई? फ्रेडी ने हाथ से माथा रगड़ा। एंडरसन फैमिली के रिसर्च डिपार्टमेंट से मिलने वाले रिसोर्सेज शॉ फैमिली जैसी बड़ी एम्पायर के लिए भी कम खर्च नहीं थे। जेम्स की बात सुनते ही डायना को अचानक समझ आया। सलीना, क्या उसने मिस्टर एंडरसन से शिकायत की? इसलिए वो गुस्से से उसके होंठ कांपने लगे। वो गुस्से में भी थी और डर में भी। गुस्सा इसलिए कि सलीना इतनी बेशर्म निकली, पिलो टॉक का इस्तेमाल करके उसके रिसोर्सेज और स्टेटस को तबाह कर दिया। और डर इसलिए कि क्या सलीना ने ऑसवाल्डो को सच बता दिया? क्या ऑसवाल्डो ने अचानक उसके खिलाफ कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसने सलीना की बातों पर भरोसा कर लिया? डर उसके दिल में रेंगने लगा। उसने दांत भींच लिए, लेकिन अगले ही पल उसे लगा, नहीं, ऐसा होना मुश्किल है। उसकी समझ के हिसाब से सलीना का सीक्रेट पर्ल वाला सच बताने का कोई इरादा नहीं था। इसी लूपहोल पर भरोसा करके उसने इतनी बेशर्मी से सीक्रेट पर्ल हथिया लिया था। और आज मीटिंग रूम में सलीना की रिएक्शन भी साफ बता रही थी कि उसे अभी अभी पता चला था कि सीक्रेट पर्ल डायना के पास है। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? डायना ने फ्रेडी की तरफ देखा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मिस्टर शॉ, पूरी रिसर्च डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट्स सलीना की वजह से कैसे बर्बाद हो सकते हैं? आप मिस्टर एंडरसन के साथ बड़े हुए हैं। क्या आपको अपनी भाईचारे वाली फ्रेंडशिप का ख्याल नहीं रखना चाहिए? फ्रेडी ने उसे ठंडी नजर से देखा और अचानक उसका ठुड्डी पकड़ लिया। रिसर्च डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज मैं बाद में पूरा कर दूंगा, लेकिन याद रखना डायना, अगर तुम मुझे वो नहीं दे सकी जो मुझे चाहिए, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शॉ फैमिली ने डायना पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया था। अगर आखिर में उसे कोई रिटर्न नहीं मिला। फ्रेडी की आंखों में क्रूरता चमक उठी। डायना की ठुड्डी दर्द से सुन्न हो गई। डर और गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गईं। मिस्टर शॉ, ये सब सलीना की गलती है। वो धोखेबाज औरत। सलीना ने ऑसवाल्डो की फेवर का सहारा लेकर उसे निशाना बनाया, उसे दबाया। और ऑसवाल्डो एंडरसन फैमिली का हेir होकर क्या सच में इतनी बेशर्मी कर सकता है कि एक औरत के लिए अपनी रेप्यूटेशन दांव पर लगा दे? सलीना, फ्रेडी ने डायना को झटक कर छोड़ दिया और जेम्स की तरफ देखा। एक दिन वो औरत उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगी। जेम्स ने ठंडी हंसी हंसी। कम से कम अभी के लिए सलीना उस औरत से 100 गुना बेहतर है जिसे तुम महत्व देते हो। फ्रेडी का चेहरा और गहरा पड़ गया। वो चुप रहा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सलीना की शॉ फैमिली से बदला लेने की जिद, ऑसवाल्डो का खुला समर्थन और टर्नर फैमिली का अचानक उभार, इन सब ने शॉ फैमिली को बेहद नाजुक हालत में ला दिया था। इसलिए भले ही उसे पता था कि डायना सलीना के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी उसे उसी का साथ देना पड़ा। आखिरकार जैसे ही सीक्रेट पर्ल पूरी तरह डेवलप हो जाएगा, ना सिर्फ सलीना बल्कि ऑसवाल्डो भी बेम हो जाएगा। फ्रेडी ने गुस्से को दबाया और मुड़कर चला गया। विवन ने डायना को नफरत से देखा। अपनी जुबान संभाल कर, अगर रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए फिर ट्रबल खड़ा किया तो संभल जाना।
पहले ही शॉ फैमिली के 2 बड़े लोगों से धमकी खा चुकी डायना अब और भी बदसूरत दिखने लगी। दोनों औरतों का एक ही आदमी के लिए अट्रैक्शन होना ये आम बात थी, लेकिन शांति के लिए अच्छा नहीं। विवन की पहचान ज्यादा ऊंची थी, लेकिन डायना एक मैकेनिक थी और सेकंड डिस्ट्रिक्ट में उसका असर था। शॉ फैमिली को सेकंड डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने के लिए डायना जरूरी थी। पहले विवन उसे पसंद न भी करती तो भी इतनी खुली धमकी देने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन अब शॉ फैमिली की एक बेकार औरत भी उसे इस तरह ट्रीट करने लगी थी। ये सब सलीना की वजह से हुआ। डायना ने धीरे धीरे खाली होते वेयरहाउस को घूरा। उसकी आंखों में हिंसक चमक उभर आई। अपनी गर्लफ्रेंड का गुस्सा शांत करने के लिए ऑस्वाल्डो ने खुलेआम रिसर्च डिपार्टमेंट से प्रॉमिस किए गए रिसोर्सेज वापस ले लिए। सिर्फ एक रात में ये खबर पूरी कैपिटल में फैल गई और हंगामा मच गया। पहले लोग बस सुनते थे कि एंडरसन फैमिली का यंग मास्टर अपनी गर्लफ्रेंड पर बहुत लट्टू है, लेकिन अब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देख लिया। आखिरकार, खासतौर पर पाओ में बैठे मर्दों के लिए फेस से बढ़कर कुछ नहीं होता। जरा उन अमीर घरानों को ही देख लो, अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए हर दिन कितनी गड़बड़ियां करते हैं। लेकिन मिस्टर एंडरसन रिसर्च डिपार्टमेंट ने उसकी गर्लफ्रेंड को रॉन्ग किया और वो सीधे उसके लिए खड़ा हो गया, और जिस पर उसने हाथ डाला वो उसकी लाइफ सेविंग बेनिफैक्टर ही थी। एक ही रात में एंडरसन फैमिली का यंग मास्टर प्रॉमिस से मुकरने वाला और एहसान फरामोश कहलाने लगा। पूरे एरिस्टोक्रेटिक सर्कल में ये बात फैल गई। ऊपर ऊपर यंग लेडीज मजाक उड़ाती रहीं, ताने मारती रहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो सलीना से जल रही थी। आखिर हर किसी में ये हिम्मत नहीं होती कि कोई पावरफुल आदमी उसके लिए अपनी रेप्यूटेशन दांव पर लगा दे। जलन के साथ साथ उन्होंने टर्नर फैमिली की यंग लेडी के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि वो नासमझ है, जिद्दी है और किसी बड़े काम के लायक नहीं। एक ही रात में ये जोड़ा कैपिटल में फेमस हो गया। क्योंकि ऑस्वाल्डो को लैब जाना था, इसलिए उसने मन मारकर सलीना को एक रात पहले टर्नर फैमिली के रेजिडेंस छोड़ दिया। अगली सुबह सलीना उठकर तैयार हुई और नीचे आए तो पैट्रिक की अजीब नज़र उस पर पड़ी। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सलीना ने आंखें झपकाईं। क्या हुआ? पैट्रिक ने उसे देखा, हल्का सा खांसा। सलीना, आज बाहर अगर कोई अजीब या बुरी बातें सुनो तो उन्हें इग्नोर कर देना। सलीना ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वो न तो गुस्से में था, न ही पूरी तरह खुश। उसने भौं उठाए। क्या उसे फिर से कोई नया टैग मिल गया? कोई बात नहीं, सलीना ने हल्के से कहा। जब तक बात मुझसे जुड़ी नहीं है, मैं मान लूंगी कि मैंने सुना ही नहीं। आखिर वो इसकी आदी थी। पैट्रिक ने उसे गहरी नज़र से देखा। अगर सलीना अपने बारे में अफवाहें सुने तो शायद उसे गुस्सा न आए, लेकिन अगर उसने ऑस्वाल्डो के बारे में कुछ सुना, क्या वो तब भी खुद को रोक पाएगी? पैट्रिक को ये बात नहीं भूली थी कि सलीना ने कभी ऑस्वाल्डो के लिए पूरा नेटवर्क साफ करने जैसा खतरनाक काम अकेले अपने ऊपर लिया था। सलीना को पूरी तरह समझ नहीं आया कि पैट्रिक असल में किस बात को लेकर चिंतित है। उसके चेहरे पर कोई बड़ा तनाव या परेशानी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए सलीना ने ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। नाश्ता खत्म करने के बाद सलीना और जूलियन, जो टर्नर फैमिली एस्टेट में आने के बाद से बाहर नहीं गए थे, ब्लैक क्रो के साथ नीचे आए। ब्लैक क्रो ने सलीना के हाथ में वही सैशे दिया जो पिछली बार था, लेकिन इस बार उसका मिनी वर्जन था, छोटा और साथ ले जाने में आसान। इसे रख लो और इस बार पीछे मत छोड़ना, ब्लैक क्रो ने सख्त लहजे में कहा। सलीना ने उसे हाथ में लेकर कुछ पल घूरा। इतना छोटा क्यों है? उसने पूछा। पिछला वाला बहुत बड़ा था, इसी वजह से वो उसे साथ नहीं रख पाई थी और जहर खा बैठी थी। ब्लैक क्रो ने ठंडी फुकार भरी। उसके चेहरे पर अजीब सी खटास थी। सलीना थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जब उसने पास खड़े जूलियन को हल्की मुस्कान के साथ देखा तो सब समझ गई। जरूर जूलियन ने ही ये सब अरेंज किया था। लगता है ये बदकिस्मत लड़का फिर अपने भाई से हार गया। सलीना ने हल्की खांसी की, सैशे को अपने पास संभाल कर रख लिया और पैट्रिक की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, गुड न्यूज़ का इंतजार करना। फिर वो व्हाइट क्रो और ब्लैक क्रो के साथ निकल गई। पैट्रिक ने सलीना को जाते हुए देखा। उसे पता था कि वो क्या करने जा रही है, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई एक्साइटमेंट थी
न खुशी। बटलर ने ये देख लिया और धीरे से पूछा, यंग मास्टर, कुछ परेशानी है? पैट्रिक ने हल्की सांस भरी। सेलिना बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। बटलर उसका मतलब समझ गया। उसने भी आह भरी और याद किया कि कैपिटल लौटने के बाद सेलिना ने क्या क्या सहा है। टर्नर फैमिली की बेटियां हमेशा से अनमोल रही हैं, बिल्कुल कीमती ज्वेल्स की तरह। अगर पेट्रियार्क और यंग मास्टर्स जिंदा होते तो इतनी सुंदर, आज्ञाकारी लड़की को, खासकर सेलिना को, कितना लाड़ प्यार देते, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। सच कहे तो टर्नर फैमिली ने उसे कभी कुछ दिया ही नहीं, उल्टा उसे बहुत तकलीफें दी। फिर भी सेलिना ने न कोई शिकायत की, न कोई कड़वाहट रखी। उसने हैरान कर देने वाली मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ दिखाई। बटलर ने धाड़स बढ़ाया, मिस सेलिना इतनी अच्छी बच्ची है, आगे उसका समय जरूर बेहतर होगा। पैट्रिक ने उस दिशा में देखा जहां सेलिना गई थी। उसे अपनी आंट याद आई, जो हाल के दिनों में सेलिना के बारे में बार बार पूछ रही थी। उसकी आंखों में हल्की समझदारी की चमक उभरी। सू फैमिली हाल ही में काफी एक्टिव है, शायद मर्जर का सोच रही है। सू फैमिली और टर्नर फैमिली की एंगेजमेंट, और सू फैमिली के लगभग सख्त, असामान्य नियम, ये सोचकर बटलर का चेहरा थोड़ा बदल गया। यंग मिस को एंडरसन फैमिली का यंग मास्टर पसंद है। वो एक मशहूर कपल हैं। पैट्रिक ने अपनी पलकों को झुका लिया। उसकी आंखों में ठंडक उतर आई। इसलिए सेलिना की शादी का फैसला सिर्फ वही करेगी। भले ही टर्नर फैमिली की सालों की रेप्यूटेशन दांव पर लग जाए, वो कभी भी सेलिना को शादी के नाम पर धमकाने नहीं देगा, चाहे सामने ऑस्वाल्डो हो या एल्फी, कोई भी क्यों न हो। जब सेलिना ब्लैक क्रो और व्हाइट क्रो के साथ टर्नर फैमिली के गेट से बाहर निकली तो उसने देखा कि लेया बाहर किसी के साथ इंतजार कर रही थी। सेलिना की नज़र उस चेहरे पर पड़ी और वो हल्के से मुस्कुराई। जोआना सिगरेट पी रही थी। उसने ब्लैक क्रो से व्हाइट क्रो तक नज़र घुमाई, कुछ सेकंड रुकी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर रुक गई। उसने बाल संभालने के लिए हाथ उठाया, ऊंची हील्स में आगे बढ़ी और कहा, लेट्स गो। कैपिटल यूनिवर्सिटी लैबोरेटरी। कैपिटल यूनिवर्सिटी लैबोरेटरी के साथ सेलिना की शर्त ने कैपिटल के सभी नोबल फैमिलीज में हलचल मचा दी थी। सुबह सुबह प्रिंसिपल चाओ और मेडिकल डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स पहले से लैबोरेटरी में मौजूद थे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लोग भी सेलिना का मजाक देखने के लिए खास तौर पर जल्दी पहुंच गए थे। विनी एक कोने में पूल फैमिली के लोगों के साथ खड़ी थी। उसका नाजुक मेकअप भी चेहरे की थकान छुपा नहीं पा रहा था। उसने अपने मेंटर से धीमी आवाज में पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कि पेनेलोपी जिन लोगों को लाई है वो सेलिना को पूरी तरह क्रश कर देंगे? मेंटर ने भरोसे से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, पूरे हेज कंट्री में शायद ही कोई उनकी स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज से ऊपर हो। सेलिना इस गेम में हारने ही वाली है। विनी को हालिया पूल फैमिली की अफवाहें याद आ गईं। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। वो कमीनी सेलिना ना सिर्फ मिस्टर एंडरसन को फंसाया, बल्कि उसके ठंडे, बेरहम भाई को भी अपने जाल में खींच लिया। क्राइस्ट ने डेक्स्टर से झगड़ा कर घर छोड़ दिया था और तब से पूल फैमिली वापस नहीं आया। उसने पेरेंट्स के कॉल्स तक ब्लॉक कर दिए थे। डेक्स्टर आग बबूला था और विनी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। पिछले कुछ दिन उसके लिए बेहद तकलीफ दे रहे थे। मेंटर की बातों ने आखिरकार विनी को थोड़ी राहत दी। सेलिना की बेवकूफ घमंड ना सिर्फ कैलम की छोड़ी हुई कीमती इन्फॉर्मेशन उससे छीन लेगा, बल्कि पूरी टर्नर फैमिली को संकट में डाल देगा। ये सोचकर ही उसे अजीब सी खुशी मिली। विनी ने ठुड्डी उठाए और दरवाजे की तरफ देखने लगी, सेलिना के आने का इंतजार करते हुए। ब्रायन उसके पास बैठा था। पेनेलोपी ने बार बार भरोसा दिलाया था कि जो टीचर वो लाई है वो सेलिना को कुचल देगा और सारी इन्फॉर्मेशन पर कब्जा कर लेगा। फिर भी ब्रायन अपने फ्यूचर को लेकर बेचैन था। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में शायद सिर्फ एक ही इंसान शांत था, हिमिश, जो खिड़की के पास टेक लगाए किताब पढ़ रहा था। सबके इंतजार के बीच पेनेलोपी और कैमरन एक ग्रुप के साथ अंदर आए। लैबोरेटरी स्टाफ की नज़रें अनायास पेनेलोपी की तरफ चली गईं। रिडल फैमिली और लैबोरेटरी टीचर के अलावा उसके साथ 2 अजनबी थे। एक बुजुर्ग आदमी चेहरा गरिमा में, दूसरा एक अधेड़ उम्र का आदमी ठंडा और दूर दूर सा। जैसे ही सबकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, कई जगहों से हैरानी भरी सांसें सुनाई दी।
यहाँ तक कि प्रिंसिपल चाओ का रंग भी बदल गया। पेनेलोपी, उसे यहाँ तक बुला लाए। लैबोरेटरी के भीतर कई बुजुर्ग लोग उत्साह से आगे बढ़े, हाथ बढ़ाते हुए बोले, मिस्टर मे लेन, बहुत समय हो गया। आप कैसे हैं? कभी सोचा नहीं था कि आप खुद यहाँ आएंगे। मिस्टर मे लेन ने उनकी बढ़ी हुई हथेलियों को लगभग नजरअंदाज किया। उसका लहजा गर्व से भरा था। मैं कैलम द्वारा छोड़ी गई इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। इतना कहकर वो एक सीट पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसका रवैया इतना घमंडी था, फिर भी जिन्हें उसने नजरअंदाज किया, उन टीचर्स के चेहरे पर जरा भी नाराजगी नहीं थी। उल्टा, वो सब बेहद खुश लग रहे थे। जिन्हें उसकी पहचान नहीं पता थी, वो फुसफुसाने लगे, ये सज्जन कौन हैं? विनी ने भौहें सिकोड़ लीं। मिस्टर मे लेन, हमारे देश की मेडिकल फील्ड में ऐसा कोई बड़ा नाम है। कैपिटल यूनिवर्सिटी के इतने सीनियर लोग इनके सामने झुक क्यों रहे हैं? मेंटर ने गर्व से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन है। मिस्टर मे लेन इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के डेप्यूटी डीन हैं। पूरी दुनिया में मेडिकल एसोसिएशन के लेजेंडरी डीन को छोड़कर मेडिसिन के क्षेत्र में उनके बराबर नाम लेने लायक कोई और नहीं है। विनी का चेहरा हल्का सा कांप गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिडल फैमिली पेनेलोपी की मदद करके उन्हें यहाँ तक बुला लेगी। वो लोग सच में सेलिना के लिए जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे। विनी ने ठंडी हंसी हंसी और पल भर में उसकी सारी चिंताएं गायब हो गईं। मौजूद बाकी लोग भी, जैसे ही मिस्टर मे लेन की पहचान समझ पाए, पूरी तरह सन्न रह गए। इंटरनेशनल मेडिकल फेडरेशन के डेप्यूटी डीन खुद सामने हों, तो भले ही सेलिना देश के सबसे मशहूर वायरस एक्सपर्ट को भी ढूंढ लाती। उसकी हार तय थी। कुछ ही देर में पूरा माहौल हलचल और शोर से भर गया। मिस्टर मे लेन की पहचान साफ होते ही लोगों की नजरें अनायास ही उसके पास खड़े उस मिडिल एजड आदमी पर टिक गईं, जिसका चेहरा सख्त और ठंडा था। उस आदमी ने पूरे कमरे पर एक बेरुखी भरी नजर डाली और घमंड से सूंघते हुए बोला, तुम लोग ये जानने के काबिल नहीं हो कि मैं कौन हूँ। उसका अजीब सा लहजा और सबको नीचा दिखाने वाला रवैया कई नौजवानों को खटक गया। खिड़की के पास किताब पढ़ रहा हेमश रुक गया। उसने किताब नीचे रखी और उस आदमी को तेज, परखती हुई नजरों से देखने लगा। पेनेलोपी कैमरन का हाथ थामे पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रिंसिपल चाओ के पास आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। प्रिंसिपल, मिस्टर डॉयल का टेम्पर थोड़ा खराब है, प्लीज माइंड मत कीजिए। मिस्टर डॉयल काफी लोकी रहते हैं, इसलिए शायद सब उन्हें नहीं जानते, पेनेलोपी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेडिसिन के फील्ड में उनकी अचीवमेंट्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये कहते हुए उसने प्रिंसिपल चाओ को एक रिज्यूम थमा दिया। प्लीज इसे देख लीजिए। प्रिंसिपल चाओ ने शक भरी नजर से वो पेपर्स लिए। जैसे ही उसकी नजर अंदर लिखी बातों पर पड़ी, उसका चेहरा उतर गया। उसके पास खड़े लैबोरेटरी टीचर्स की आंखें हैरानी से फैल गईं। आप तो ह्यूमन स्टडीज वायरस एक्सपेरिमेंट के लीडर हैं। ह्यूमन स्टडीज का नाम सुनते ही वहां मौजूद लगभग हर कोई चौंक गया। जो लोग अभी अभी लैबोरेटरी में दाखिल हुए थे, उन्होंने भी मेडिकल फील्ड में ह्यूमन स्टडीज का नाम सुना था। ये कोई आम अकेडमिक रिसर्च नहीं था। ये एक ऐसा संगठन था जो दुनिया के टॉप 10 खतरनाक वायरसेस को स्टडी करने और तोड़ निकालने के लिए बना था। पिछले 10 सालों में इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक के बाद एक कई वायरस प्रॉब्लम्स हल किए थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इबोला जैसे भयानक वायरस पर भी उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली थी। अगर ह्यूमन स्टडीज़ का कोई सदस्य मेडिकल यूनियन में शामिल हो जाए, तो उसकी अचीवमेंट्स और स्टेटस शायद मिस्टर मे लेन से भी कम न हों। और ये मिस्टर डॉयल तो खुद ह्यूमन स्टडीज़ के लीडर थे। उसका रुतबा लगभग मेडिकल एसोसिएशन के उस लेजेंडरी डीन के बराबर था, जिसका नाम तो सबने सुना था, लेकिन जिसे किसी ने देखा नहीं था। सबकी नज़रें पेनेलोपी के पास खड़े मिस्टर डॉयल पर टिक गईं, आदर और श्रद्धा से भरी हुई। भले ही उसका रवैया बेहद घमंडी था, फिर भी लोग अपने आप उसके लिए बहाने ढूंढने लगे। जीनियसेस थोड़े एक्सेंट्रिक होते ही हैं, नॉर्मल है। पेनेलोपी ने पूरे सन्नाटे को देखा और जीत की मुस्कान मुस्कुराई। और जहां तक तीसरे कैंडिडेट की बात है, उसने हल्के से कैमरन की तरफ देखा। मैंने कैमरन के बड़े भाई से एक फेवर मांगा था और उन्होंने आज आने की हामी भर दी है।
ये सुनते ही पूरे कमरे में एक साथ हाँफने की आवाज़ गूंज गई। मिस्टर सू की मेडिकल फील्ड में हैसियत कौन नहीं जानता। वो कैलम के बाद पूरे हेच कंट्री का सबसे बेहतरीन नाम था। प्रिंसिपल चाओ खुद उन्हें इनवाइट करने गए थे और आल्फी ने साफ मना कर दिया था। अगर आल्फी कैपिटल यूनिवर्सिटी लैबोरेटरी में आ जाता तो फिर कैमरन जैसे लोगों के लिए यहाँ कुछ बचता ही क्या। मिस्टर मे लेन, मिस्टर डॉयल और आल्फी, इन तीनों के सामने सेलिना के जीतने का सवाल ही नहीं था। वो सिर्फ हारेगी ही नहीं बल्कि बुरी तरह हारेगी। एक पल में पूरा कॉन्फ्रेंस रूम पेनेलोपी की ताकत और कनेक्शंस की तारीफों से भर गया और साथ ही सेलिना की होने वाली हार पर छुपी हुई खुशी से भी। सबको लग रहा था अब तुलना की कोई ज़रूरत ही नहीं। सेलिना तो पहले से ही आउट हो चुकी है। विनी ने पेनेलोपी के साथ आए लोगों को देखा और आखिरकार राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसकी नज़र हेमश पर पड़ी। उन्हें साथ काम करते हुए सालों हो चुके थे। उसकी काबिलियत सबके सामने थी। हेमश जैसा कंपैटिबल पार्टनर खो देना, दोबारा ऐसा किसी का मिलना आसान नहीं था। विनी ने होंठ दबाया और अपने पीछे खड़े मेंटर से कहा, जब तक समय है आप जाकर हेमश को समझाइए। अचानक उसे याद आया कि कैसे हेमश ने पहले सबके सामने सेलिना का समर्थन किया था और उन्हें शर्मिंदा कर दिया था। विनी का इरादा बदल गया। छोड़िए, मैं खुद जाऊंगी। ये कहकर वो हेमश के पास गई, ठुड्डी उठाए और घमंड से बोली, हेमश, जैसा कि तुम देख सकते हो सेलिना अब पूरी तरह आउट है। कैलम के नोट्स बहुत जल्द हमारे होंगे। हम एक ही स्कूल के हैं, 10 साल से ज्यादा हो गए। अगर तुम अभी अनाउंस कर दो कि सेलिना से अब कोई ताल्लुक नहीं रखोगे तो मैं एक्सेप्शन बनाकर तुम्हें एक और चांस दे सकती हूँ। हेमश ने विनी की तरफ सपाट नज़र से देखा, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। फिर उसकी नज़र वापस सामने खड़े मिस्टर डॉयल पर चली गई। किसी वजह से उसकी आंखें थोड़ी भारी हो गईं। पूरी तरह इग्नोर किए जाने पर विनी तिलमिला उठी। तंज भरे लहजे में बोली, इतने जिद्दी हो तो बाद में ये मत कहना कि हमने तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इतना कहकर वो गुस्से में पलटी और तेज कदमों से चली गई। प्रिंसिपल चाओ ने पेनेलोपी के लाए हुए इन हेल्पर्स को देखा और थकान से अपना माथा मल लिया। दिल से वो चाहता था कि कैलम की चीज़ें उसकी बेटी को मिलें, लेकिन सेलिना और पेनेलोपी के बीच हो चुकी इस शर्त के बाद अब कुछ भी बदलना बहुत देर हो चुकी थी। उसने समय देखा और सेलिना को याद दिलाने के लिए कॉल करने ही वाला था कि मिस्टर डॉयल ने ठंडी हंसी हंसी, मेरा समय बहुत कीमती है, कैलम की इन्फॉर्मेशन अभी सौंप दो। प्रिंसिपल चाओ की भौहें सिकुड़ गईं। धीमी आवाज में बोला, अभी 8 बजे भी नहीं हुए हैं। मिस्टर डॉयल का सब्र जवाब दे चुका था, मेरे पास इन लो लेवल कचरों के साथ खेलने का न समय है न एनर्जी। कैलम की इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरी हो सकती है, अभी सौंपो। उसका लहजा खुला अपमान था, लेकिन लैबोरेटरी के टीचर्स को ये भी गलत नहीं लगा। आखिर सेलिना 20 साल से कम उम्र की एक लड़की ही तो थी। उसके पास जो भी लोग होंगे वो मिस्टर डॉयल जैसे इंसान के सामने क्या ही थे। कई लोग तुरंत बोल पड़े, प्रिंसिपल, अब तो बात यहाँ तक आ गई है, सेलिना के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, सबका समय क्यों बर्बाद करना। हाँ, सेलिना आखिर मिस्टर टर्नर की बेटी है, उसे थोड़ा फेस दे दीजिए। मिस्टर टर्नर की इन्फॉर्मेशन सीधे विनी और बाकियों को सौंप दीजिए। जब सेलिना आएगी उसे समझा देंगे। मिस्टर मे लेन और मिस्टर डॉयल जैसे लोग लीड कर रहे हैं, विनी और कैमरन जरूर मिस्टर टर्नर की को इन्फॉर्मेशन क्रैक कर लेंगे। सेलिना के लिए और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रिंसिपल चाओ गंभीर चेहरे के साथ चुपचाप खड़े रहे, लेकिन मिस्टर डॉयल का सब्र पूरी तरह जवाब दे चुका था। उसने दोनों हाथों से जोर से मेज पर थप्पड़ मारा और आक्रामक लहजे में गरजा, तुम जैसे अनपढ़ मूर्ख को क्या पता कि एक वायरस एक्सपर्ट के लिए टाइम का क्या मतलब होता है। कैलम की इन्फॉर्मेशन अभी इसी वक्त मुझे सौंपो। हेमश ने हाथ में पकड़ी किताब रख दी और आगे बढ़ा। उसकी नज़र भारीपन के साथ कैमरन के चेहरे से फिसलती हुई सीधे मिस्टर डॉयल पर टिक गई। लेडी सेलिना नहीं हारेगी, आखिर में हारने वाले आप होंगे। मिस्टर डॉयल ने तिरस्कार से ठहाका लगाया, वो क्या चीज़ है, मेरी बराबरी करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। हेमश की आंखें और ठंडी हो गईं, लेकिन उसने पीछे हटने का नाम नहीं लिया।
ये शर्त कैपिटल यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी और लेडी सेलिना के बीच है। चाहे आपका रुतबा कितना भी ऊंचा हो, पार्टीज की मौजूदगी के बिना आप किसी को भी उसके हक से वंचित नहीं कर सकते। और ये कैपिटल यूनिवर्सिटी है। कृपया हमारे प्रिंसिपल का सम्मान करना सीखिए। मिस्टर डॉयल एक पल के लिए सन्न रह गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे सबके सामने टोकने की हिम्मत करेगा। गुस्से में वो गालियां बकने लगा। हालात बिगड़ते देख पेनेलोपी ने मन ही मन हेमश को कोसा और तुरंत आगे बढ़कर माहौल संभालने लगी। मिस्टर डॉयल, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। हेमश की बात में दम है। हमें तो ये भी सुनिश्चित करना है कि मिस टर्नर की हार पूरी तरह कन्विंसिंग हो, है ना? मिस्टर डॉयल पहले ही आग बबूला था, लेकिन पेनेलोपी की बातों से जैसे उसे कुछ याद आ गया। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान उभरी। उसने हेमश की तरफ उंगली उठाई। मैं इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन अगर आखिर में मैं जीता तो मैं चाहता हूँ कि ये लड़का और कैलम की बेटी दोनों यही मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगे। ये सुनते ही पूरे कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया। अगर मिस्टर डॉयल की पिछली बातें अभी तक किसी जीनियस की सनक मानी जा सकती थी, तो ये मान खुली बेइज्जती थी। प्रिंसिपल चाव का चेहरा पूरी तरह सख्त हो गया। सेलिना को अलग भी रखें तो भी हेमश कैपिटल यूनिवर्सिटी का सबसे चमकता हुआ नाम था, जिसकी प्रतिष्ठा बेहद ऊंची थी। मीटिंग रूम में बैठे कई नौजवानों की नजरें मिस्टर डॉयल पर टिक गईं। उनकी आंखों में अब हैरानी या सम्मान नहीं, बल्कि घृणा और गुस्सा था। यहाँ तक कि लैबोरेटरी के कई टीचर्स को भी ये मांग ज्यादा लगी। लेकिन साफ था हर कोई ऐसा नहीं सोच रहा था। हेमश के उसे इग्नोर करने से विनी पहले से ही खींची हुई थी। अब उसे यूं बेइज्जत होते देख उसने ठुड्डी उठाए और ठंडी हंसी हंसी। हेमश, सुना मिस्टर डॉयल की डिमांड, अभी माफी क्यों नहीं मांग लेते? गुस्से के बावजूद विनी में थोड़ी सी समझ बाकी थी। अगर हेमश सच में मिस्टर डॉयल के सामने घुटनों पर बैठ जाता, तो ये कैपिटल यूनिवर्सिटी और नई पीढ़ी दोनों की इज्जत पर बड़ा धब्बा होता। पेनेलोपी की आंखों में ठंडी चमक लहराई। उसने कैमरन की सिकुड़ी हुई भौहों को देखा, फिर भी समझाने का नाटक करती रही। हेमश, मिस्टर डॉयल की अचीवमेंट्स और स्टेटस ऐसी हैं कि उनका यहाँ आना ही हमारे लिए बड़ी बात है। जहाँ तक प्रिंसिपल के अपमान की बात है, तुमने गलत समझा। मिस्टर डॉयल ज्यादातर समय लैब में रहते हैं, सोशल एटिकेट से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। अगर तुम उनसे माफी मांग लो तो शायद वो तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। और सेलिना का क्या है? उसके होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। वो जितनी ज्यादा बेइज्जत होगी, उतनी ही ज्यादा खुशी मुझे होगी। विनी और पेनेलोपी की बातों के बाद कुछ लैबोरेटरी टीचर्स के चेहरे भी ढीले पड़ गए, लेकिन हेमश पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वो अब भी मिस्टर डॉयल को चीरती हुई नजरों से देख रहा था। तो आपके हिसाब से अगर आखिर में लेडी सेलिना जीत गई तो आप भी घुटनों पर बैठकर मुझसे, लेडी सेलिना से और प्रिंसिपल चाव से माफी मांगेंगे? मिस्टर डॉयल गुस्से में बौखला उठा। उसकी आवाज और अजीब हो गई। तुम जैसे अनपढ़ बच्चे की इतनी हिम्मत! वो और जहर उगलता उससे पहले ही हेमश ने बीच में काट दिया। अगर आप मानते हैं तो मैं आपकी ये शर्त कबूल करता हूँ। पूरा माहौल मानो जम गया। हेमश का मेंटर जल्दी से आगे आया, उसे खींचकर अलग ले गया और धीमी आवाज में बोला, हेमश, अंपल्सिव मत बनो, और सेलिना की तरफ से बोलने का हक तुम्हें किसने दिया? हेमश ने सिर झुका लिया और ठंडे लहजे में कहा, मुझे बस इतना पता है, जहां मैं खड़ा हूं वहां कोई भी मेरे मेंटर की बेइज्जती नहीं कर सकता। और लेडी सेलिना की बात करें, उसके स्वभाव को जानते हुए अगर कोई खुलेआम प्रिंसिपल चाव का अपमान करे तो वो सामने वाले को सीधे पीट देगी, चाहे वो कोई भी हो। उसके मेंटर का चेहरा बदल गया, लेकिन वो उसे और रोक नहीं सकी। बाकी लोग बस यही सोच सकते थे कि सेलिना के असर में हेमश पूरी तरह पागल हो चुका है। लैबोरेटरी टीचर्स ने हेमश को गहरी निराशा भरी नजरों से देखा। हेमश, तुम्हें क्या हो गया है? जब नतीजा पहले से तय है, तब भी तुम सेलिना के साथ खड़े हो। कैपिटल यूनिवर्सिटी ने तुम्हें इतने सालों तक सिखाया है, बदले में कुछ न करना एक बात है, लेकिन मिस्टर डॉयल को घुटनों पर बैठाने की बात तुमने हमें बहुत निराश किया है। विनी गुस्से से लगभग चिल्ला पड़ी। हेमश, तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन हेमश ने उन नाराज और निराश आवाजों की परवाह नहीं की। उसकी नज़र अब भी मिस्टर
डॉयल पर जमी थी। तो मिस्टर डॉयल, क्या आप मेरी शर्त मानने की हिम्मत रखते हैं? मिस्टर डॉयल के चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अब कोई पर्दा नहीं था, सिर्फ तिरस्कार और मजाक। मैं यही इंतजार करूंगा, तुम अनपढ़ नौकरों की टोली, घुटनों पर बैठकर मेरे जूते चाटना। हेमश की आंखों में ठंडी चमक दौड़ गई। उसने पलकें झुका ली और चुप रहा। पेनेलोपी के होंठों पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान तैर गई। उसने सुकून से कैमरन का हाथ थाम लिया, सेलिना और हेमश के तमाशे का इंतजार करते हुए। एक उसकी जान की दुश्मन थी, दूसरे ने कभी सबके सामने उसे बेइज्जत किया था। कौन गिरेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस नतीजे का मजा लेने वाली थी। थोड़ी देर बाद पेनेलोपी को याद आया कि कैमरन और हेमश 10 साल से पार्टनर रहे हैं। उसने गंभीर चेहरे वाले कैमरन की तरफ देखा और नरमी से बोली, कैमरन, मिस्टर डॉयल बहुत प्राउड आदमी है। हेमश ने सबके सामने उन्हें अपमानित किया, तो उनका गुस्सा होना नॉर्मल है। मैं नहीं चाहती थी कि बात यहाँ तक पहुँचे। मुझे ब्लेम मत करना, ओके? कैमरन ने उसे गहरी नज़र से देखा। ये सब खत्म होने के बाद सेलिना को फिर प्रवोक मत करना। पेनेलोपी खुशी से मुस्कुरा दी। ठीक है, जैसा तुम कहो। आखिरकार आज के बाद सेलिना का कोई फ्यूचर नहीं बचने वाला था। उसे अपने कीमती हाथ गंदे करने की जरूरत ही क्या थी? कैमरन ने कॉन्फ्रेंस रूम के उस तने हुए माहौल से नजर हटा ली। वक्त भारी खामोशी में धीरे धीरे सरकता रहा। करीब 8 बजने वाले थे। मिस्टर डॉयल ने झुंझला कर पूछा, क्या कैलम की वो डरपोक बेटी आखिरी पल में भाग गई? हिम्मत नहीं हुई आने की। पेनेलोपी ने चलती हुई सेकंड हैंड को देखा। उसकी आंखों में तंज भरी चमक थी। प्रिंसिपल, सेलिना को जरूर पता चल गया होगा कि मिस्टर मे लेन और मिस्टर डॉयल यहाँ हैं, इसलिए वो आने की हिम्मत नहीं कर रही। इस शर्त का नतीजा तो पहले से ही साफ है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक ऑफिस का बंद दरवाजा बाहर से जोर से खुल गया।